तो खुशी आप कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे हैं कैट को लेकर के, राइट? आप कैट की तैयारी कर रही हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, पढ़िए इस क्वेश्चन को। अच्छा रुक जाइए, आप शायद स्क्रीन नहीं देख पा रही होंगी, कि देख पा रही हैं? Yes, it is visible. हाँ। यस। यस। तो पहले ये सवाल आपने पूछा था, खुशी। दो chastised for eating the snacks for the party, Lawrence, okay, just a second, Kushi, just a second. Okay. Uh, though chastised for eating the snacks for the party, Lawrence shrugged off his mother's harsh words and continued to plow through jars of cookies and boxes of donuts. तो ऑफ कोर्स कैट के एग्जाम की जो इंग्लिश होती है काफी हार्ड होती है, काफी डिफिकल्ट होती है। इंडिया में बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जिसमें इतनी मुश्किल इंग्लिश पूछी जाती है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो काफी ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े भी होंगे वो नहीं जानते होंगे, और शायद इसी वजह से कैट की तैयारी करने में काफी वक्त लगता है इंग्लिश के। तो एक वर्ड को कहा जा रहा है, आपको ध्यान देना, चेस्टाइज्ड, ओके। लेकिन मेरे ख्याल से और भी वोकैबुलरी आइटम्स हैं जो कई स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, जैसे यहाँ देखते हैं फ्लो थ्रू, ओके। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। अगर आप इसकी मीनिंग निकाल पाते हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छी सी बात है। आप समझ पाते हैं क्या लिखा है? प्लो थ्रू जार्स ऑफ कुकीज, ही कंटिन्यूड टू प्लो थ्रू जार्स ऑफ कुकीज। नहीं। तो एक पिक्चर बन रहा है, दो चेस्टाइज। जब आपके एक सेंटेंस में कई अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे ना, तो वो समझना मुश्किल होगा, फिर आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अगर सिर्फ एक वर्ड हो जो अनफेमिलियर हो तो कई बार बाकी वर्ड्स आपकी मदद कर देते हैं। तो यहां देखिए, दो चेस्टाइज्ड। अगर आपको चेस्टाइज किया जाता है तो आपको डांटा जा रहा है, रिप्रिमांड किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है? रिप्रिमांड। ये सारे वर्ड्स जो हैं बोलचाल के शब्द नहीं है, लोग नॉर्मली बातचीत नहीं करते, खास करके इंडिया में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं। और जो लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे बोलते हैं वो हमारे सर्कल में नहीं है वैसे लोग, ठीक। तो चेस्टाइज मतलब होता है किसी को डांट लगाना, रिप्रिमांड करना। तो हालांकि उसको चेस्टाइज किया गया स्नैक्स खाने के लिए, ईटिंग द फॉर ईटिंग द स्नैक्स। अगर आपको चेस्टाइज किया जाता है तो कोई काम करने के लिए, यानी कोई गलती करी है आपने, उसके लिए आपको डांट लगाई जाती है। दो चेस्टाइज फॉर ईटिंग द स्नैक्स फॉर द पार्टी, जो पार्टी के लिए स्नैक्स था ना वो खा गया वो, ठीक है, इसके लिए उसको डांट पड़ी। दो, अगर आप यहाँ पर दो वर्ड्स मिसिंग है, अगर मिसिंग या कहूं मैं हिडन है, अगर आप सोचेंगे तो क्या हुआ, मैंने क्या किया है? ओके, रिमूव करूं इसको। आ, ये क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए, मैंने कुछ क्लिक कर दिया था। हाँ, दो चेस्टा, यहाँ पर ही वॉज छुपा हुआ अगर देखा जाए तो, ठीक है। दो ही वॉज चेस्टाइज्ड फॉर ईटिंग द स्नैक्स, अगर एक लर्नर को बेहतर समझना है तो यहाँ पर दो ही वॉज चेस्टाइज्ड, दो वर्ड छुपे हुए, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन इस तरह से लिखा हो, दो चेस्टाइज फॉर ईटिंग द स्नैक्स फॉर द पार्टी। हालांकि उसको डांट पड़ी, जो पार्टी के लिए स्नैक्स आया था वो खा गया, इस वजह से। किस लिए डांट पड़ी? क्योंकि वो पार्टी के लिए जो स्नैक्स आया था वो खा गया Eating था, the फॉर ईटिंग द snacks. स्नैक्स। लॉरेंस श्रग्ड ऑफ हिज मदर्स हार्श वर्ड्स। अब डांट पड़ी, हार्श वर्ड्स, हार्श वर्ड्स डांटी होती है ना, अगर मम्मी कुछ हार्श वर्ड्स बोल रही है तो डांटी है। हार्श वर्ड्स तो आप समझते हैं। तो ही श्रग्ड ऑफ हिज मदर्स हार्श वर्ड्स, मैंने बताया श्रग, श्रग ऑफ मतलब ऐसे करके जाने देना, मतलब कि कोई ज्यादा वैल्यू नहीं करना, परवाह नहीं करना। तो मम्मी बोली, उसने कहा जाने दो, मम्मी बोलती रहती है, कोई बात नहीं। ही श्रग्ड ऑफ हिज मदर्स हार्श वर्ड्स एंड कंटिन्यूड टू प्लो थ्रू जार्स ऑफ कुकीज, और करता रहा, कंटिन्यू किया क्या, वो जार्स ऑफ कुकीज, मतलब कुकीज जो थे वो जार्स में थे, और बॉक्सेस ऑफ डोनट्स वो सब निकाल निकाल के वो खाता रहा। मम्मी उधर गालियां दे रही है, देखा, देते रहो मम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ही कंटिन्यूड टू प्लो थ्रू। तो ये फ्रेजल वर्ब है प्लो थ्रू, लेकिन इसकी मीनिंग अगर आप गौर करें, प्लो मतलब जुताई करना होता है खेत की, है ना। तो खेत की Yeah. जुताई करते हैं तो क्या करते हैं, उससे अंदर से मिट्टी निकाल के ऊपर लाते हैं, ऐसे करते हैं जुताई करना मतलब। तो उसने ऐसे हाथ डाले और बिस्किट निकाल के मुंह में खा रहा है, प्लो थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं लिटरल मीनिंग से कनेक्ट करके, ठीक है। तो ही कंटिन्यू टू प्लो थ्रू जार्स ऑफ कुकीज एंड बॉक्सेस ऑफ डोनट्स। तो अब ये सेंटेंस मीनिंग देने लगा आपको। तो आपके सीखने के लिए कैट के नजरिए से चेस्टाइड वर्ड नेसेसरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी को प्लो थ्रू नहीं समझ में आ रहा तो वो भी मुश्किल में आ सकता है ना।
अगर उसको श्रग ऑफ नहीं समझ में आ रहा तो मुश्किल में आ सकता है वो स्टूडेंट, राइट। तो आपकी Yes. वोकैबुलरी काफी वाइड होनी चाहिए, काफी वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी आपको जानना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल सारे वर्ड्स जानने चाहिए, क्योंकि कैट की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश मुश्किल बहुत है, मतलब बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं उसमें। मैं और ऐसे एग्जाम्स नहीं जानता, जैसे आप कहेंगे बैंक पीओ वगैरह की, एसबीआई के पीओ के सेट्स थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन कैट की इंग्लिश उससे भी मुश्किल होती है। और मुश्किल कोई इंग्लिश कैसे होती है खुशी? जब आपसे वैसे शब्दों के बारे में बातचीत करी जाए जो आप रोज नहीं सुन रहे हैं। ऐसे कई शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं, अगर वो वर्ड्स यूज हो रहे सेंटेंस में तो कई स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर जब आपके सामने चेस्टाइज और प्लो थ्रू इस तरह के वर्ड्स डाले जाते हैं तो कई स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। इसीलिए फाउंडेशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो आप ऐसे स्टूडेंट जो आप ऐसे ही सेंटेंस को समझ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत बुरी होती है, मतलब उनको बेसिक्स का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, वो सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाते। तो डायरेक्ट प्रिपरेशन करना कैट का या बैंक पीओ का इज नॉट अ गुड आइडिया, या एसएससी का। पहले उनको एक एक दो ढाई साल जम के फाउंडेशन पे काम कर लेना चाहिए, ताकि जब भी कुछ आए तो वो दो ढाई साल की पढ़ाई जो है उनके रेस्क्यू में आ जाए। नहीं तो आप एक एक करके कितना ही सवाल समझ सकते हैं, राइट। तो फॉर यू इट विल वर्क, फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू इट विल वर्क। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि सेंटेंसेस देखते जाएं, साथ साथ वोकैबुलरी सीखते जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, जरा मुझे देना एक सेकंड। दूसरा सवाल, ये मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि स्क्रीनशॉट में लगता है वो। चलिए देखते हैं। हाँ, ये ये सेंटेंस आप देखें। आपने पूछा कि ये दूसरा वाला सेंटेंस क्यों गलत है, आपको गलत नहीं लग रहा, राइट। Yes, आ, sir. देखें क्या होता है कि ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, ये कई नाउन्स के बाद, एडजेक्टिव्स के बाद, वर्ब्स के बाद फिक्स कर दिए गए हैं। इंग्लिश में एक कन्वेंशनल तरीका है कि इसके बाद ये बोला जाता है। अगर आप उससे मिलता जुलता कोई और प्रीपोजिशन यूज करोगे तो आपको फील नहीं होगा कि गलत है, क्योंकि आपको मीनिंग वैसे ही आएगी। लेकिन वो इंग्लिश में कन्वेंशन के हिसाब से वो गलत होगा। इसको हम लोग कॉलोकेशन की मिस्टेक कहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू या आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, तो ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि थिंक के बाद आप ऑफ भी बोल सकते हैं, अबाउट भी बोल सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, ओके, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, दोनों ही बोला जा सकता है, दोनों ही सामने आएगा, थिंक के बाद ऑफ भी आएगा, अबाउट भी आएगा। लेकिन यहाँ आइडिया जो लिखा है, आइडिया ऑफ, ये ज्यादा बेहतर इंग्लिश कॉलोकेशन है, द आइडिया अबाउट नहीं। तो द आइडिया अबाउट नेचुरल इंग्लिश नहीं है, हालांकि मैसेज वही रह जाता है, द आइडिया अबाउट द इंटरनल कंबशन इंजन, ओके। लेकिन कोलोकेशन वायलेट हो रहा है, कोलोकेशन टूट रहा है। द आइडिया ऑफ, the idea of having a woman as prime minister, the idea of having a woman as the head of a state, okay, the idea of doing something। तो ये कोलोकेशन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। ये अगर आप बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ते रहे बचपन से, तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी कि आपके दिमाग में रहेगा द आइडिया ऑफ ही होता है, द आइडिया अबाउट नहीं आपने पढ़ा होगा कभी। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रही हैं या स्टैंडर्ड टीचर से पढ़ाई करी हैं, तो आपको आइडिया अबाउट नहीं बोलेंगे, वो हमेशा बोलेंगे द आइडिया ऑफ, द आइडिया ऑफ। और यही चीज का टेस्ट था कि क्या आपको ये पता चल रहा है कि हाँ द आइडिया ऑफ होना चाहिए, ना कि द आइडिया अबाउट। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखी है, द नाउन आइडिया इडियोमैटिकली टेक्स द प्रीपोजिशन ऑफ, ओके। हमेशा इसके साथ क्या होता है, इडियोमैटिकली लिखने का मतलब है कि इस तरह से ही एक कोलोकेशन बनता है, द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग, ओके। तो अगर ऑफ प्रीपोजिशन नहीं तो कभी कभी दैट क्लॉज भी आता है, द आइडिया दैट, ओके, अ वुमन विल लीड अ नेशन इज रादर न्यू, द आइडिया दैट अ वुमन विल लीड अ नेशन इज रादर न्यू। आप समझ रही हैं मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं? ट्रेडिशनली men have been the leaders, right? Women have been the followers, right? लेकिन सो मैंने कहा the idea that a woman will lead a nation is rather new, okay?
तो द आइडिया ऑफ, द आइडिया दैट, तो ये सब चीजें सही करने का खुशी एकमात्र रास्ता है खूब सारी रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग। और इसीलिए कैट की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो इंग्लिश मीडियम, जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडवांटेज हमेशा रहता है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल चीज है। जो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th 12th तक कुछ ज्यादा इंग्लिश नहीं सीखी है, अचानक से वो कवर करना उतना सारा सिलेबस, पूरी इंग्लिश कवर करना साल 1.5 साल में थोड़ी मुश्किल होती है उनके लिए। और ज्यादातर कोर्सेज तो 6 महीने 4 महीने के ही होते हैं कैट के भी। तो ये उनके लिए बेहतर है कोर्सेज जिन्होंने अपनी इंग्लिश को फंडामेंटली सही करके रखा है, बेसिक्स उनके सही हैं। उसके बाद वो कैट की तैयारी कर सकते हैं 4-6 महीने में पढ़ाई करके, ठीक है। लेकिन जिनको इंग्लिश सीखनी होती है 2-2.5 साल उनको देना चाहिए इंग्लिश को पहले, ठीक। हालांकि आप बीच में आती हैं, आपकी इंग्लिश उतनी बुरी नहीं, आप अच्छी इंग्लिश समझती हैं, इसलिए समझाना आपको आसान होता है। और आप जानती हैं कि अगर मैंने ये वीडियो डायरेक्ट बनाया होता, मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं होता, तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो थैंक यू दैट यू आर हियर। एंड चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आसान था ना, द आइडिया ऑफ, एक कोलोकेशन होता है, द आइडिया अबाउट नहीं। तो आपको ये ऐसे चीजों का ध्यान रखना होगा। और ये आप बहुत ये फील कर सकती हैं, ओवरवेल्म फील कर सकती हैं कि ऐसे तो बहुत सारे सवाल बनेंगे। जी हाँ, आप पढ़ते रहिए रोज, ठीक। खूब सारी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, एडिटोरियल पेजेस पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगी इंग्लिश की समझ बनाने में और कोलोकेशंस को दिमाग में जगह देने के लिए। Sir, there may be any case like we have to use about. ना, I have an ना, idea about नो something. नो 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 नो। ओके, अच्छा वो आइडिया, अच्छा सुनो, वो आइडिया अलग है। वो मान लो आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर सेइंग, वहां पर WH वर्ड यूज होता है, ठीक है। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट। अबाउट अगर आप बोलते हैं तो ये हो रहा है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अबाउट जब आप बोलती हैं, आइडिया अबाउट समथिंग, तो आप बोलते हैं उसके बारे में पता होना, ओके। लेकिन यहाँ है इस चीज का ख्याल, इस चीज का विचार, जैसे कहते हैं द आइडिया ऑफ अ वुमन लीडिंग अ नेशन, कि ये ख्याल, ये विचार कि एक औरत एक देश का नेतृत्व करेगी, द आइडिया ऑफ अ वुमन लीडिंग अ नेशन इज रादर न्यू, ठीक है। और वैसे ही वहां भी द आइडिया ऑफ, वो कौन से इंजन थे, तो उस चीज का ख्याल, उस चीज का थॉट, उस चीज का कॉन्सेप्ट है ना, वो है आइडिया वहां। तो आइडिया मतलब एक कॉन्सेप्ट भी होता है, और आइडिया मतलब नॉलेज भी होता है, राइट। जब आप कहते हैं वेयर इज ए ब्रदर, आई हैव नो आइडिया, ओके। लेकिन ये अबाउट हम लोग हिंदी की वजह से बोल जाते हैं, ये बोलचाल की भाषा का अबाउट यूज है, खुशी, ठीक है। अगर अगर आप इसको करेक्ट करना चाहेंगे इंग्लिश में, एरर फ्री बोलना चाहेंगे, तो आपसे किसी ने पूछा वेयर इज अ ब्रदर, आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज, अबाउट नहीं बोलते हैं, ठीक है, ओके। नॉलेज बोल देते हैं, आई हैव नो नॉलेज अबाउट वेयर ही इज, और थिंग्स लाइक दिस, ओके। तो ये प्रीपोजिशंस जो है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं अपने मदर टंग के तौर पे, तो कई बार कुछ प्रीपोजिशंस बिल्कुल सही लगते हैं हमें दिमाग से, ठीक है, हिंदी के दिमाग से। लेकिन इंग्लिश के प्रीपोजिशंस लॉजिक नहीं फॉलो करते हैं। अगर वो लॉजिक फॉलो करते तो क्या इस सेंटेंस का कुछ मतलब होता। अगर मैं कहता हूं आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वहां ऑफ क्यों है, फ्रॉम क्यों नहीं है। आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स ज्यादा लॉजिकल साउंड करता है, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं कुत्तों से डर लगता है। और यही वजह होगी कि जो लोग अफ्रेड ऑफ की आदत नहीं रखते वो नेचुरली फ्रॉम बोल देंगे। Yes. तो इसीलिए ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशंस के लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। वो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, नाउन्स के बाद फिक्स्ड होते हैं प्रीपोजिशंस, वर्ब्स के बाद फिक्स्ड होते हैं प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स के बाद फिक्स्ड होते हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते आदत बन जाती है उनकी। आप भी अफ्रेड ऑफ डॉग्स बोलेंगी क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होगी अब तक, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ Yes. स्नेक्स, राइट। वैसे ही अगर मैं कहूँ आई एम प्राउड ऑफ यू, तो हिंदी में तो कहते हैं प्राउड ऑन यू। और कई लोग बोल जाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो सोचते हैं ऑन मतलब है तो होता है पर, तो वो सोचते हैं हाँ. मुझे आप पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑन यू। लेकिन उनको सीखना पड़ेगा कि वो प्राउड ऑफ यू होता है। और आप हिंदी बोलती हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो हम अपनी प्रीपोजिशंस कई बार हिंदी के दिमाग से डिसाइड करते हैं, हमें पता नहीं होता कि कॉलोकेशन क्या है। मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं जो हिंदी नहीं बोलते, राइट। तो मेरे कुछ स्पैनिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आदत होगी डिपेंड ऑन बोलने की। जैसे आप कहना चाहती हैं कल आप बाहर जाएंगी घूमने,
तो इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, आप ये बोलेंगे, राइट? इट Yeah. डिपेंड्स ऑन माई मूड। आप यहां पर गलती नहीं करती, क्योंकि आपकी हिंदी का प्रीपोजिशन मैच कर जाता है इंग्लिश के प्रीपोजिशन से। क्योंकि हिंदी में भी आप कहते हैं कि मेरे मूड पे डिपेंड करता है, तो आप कहते हैं डिपेंड्स ऑन माय मूड। ओके, आप कहेंगे वेदर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द वेदर, तो ऑन बोलती है। लेकिन जो स्पेनिश स्पीकिंग लोग होते हैं, उनको ये ऑन की आदत नहीं होती शुरू में, वो ऑफ की आदत डालते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से उनको ऑफ से ऑन पे लाना होता है। ज्यादातर लोग जो स्पेनिश बोलते हैं, वो शुरुआत में बोलते हैं डिपेंड्स ऑफ माई मूड, डिपेंड्स ऑफ द वेदर, ठीक है? क्योंकि उनके स्पेनिश का प्रिपरेशन उनके दिमाग में आता है, जो कि ऑफ से रिलेट करता है, ऑफ के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन हर किसी को, चाहे आपकी मदर टंग कुछ भी है, इंग्लिश प्रिपरेशन आपको सीखने होंगे इंग्लिश के हिसाब से। अगर आप कैमरे पर रहेंगे तो मेरे लिए आसान होगा। थैंक यू। यस, तो मैं आगे बढ़ाऊं। Yes, sir. The declining standards in modern journalism are exemplified by Newcastle Bedford's disregard for facts. Okay, तो देखें, पहली बात है, यहाँ बेडफोर्ड एक कैपिटल बी से लिखा है, तो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, आप समझ सकती हैं, ठीक है? तो बेडफोर्ड कोई न्यूज कास्टर है, न्यूज कास्टर जो न्यूज कास्ट कर रहा हो, यानी न्यूज दे रहा हो, ठीक है? जैसे ब्रॉडकास्टर बोलते हैं, ठीक है? वैसे न्यूज कास्टर न्यूज देने वाला, यानी कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो डिसरिगार्ड फॉर फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स की परवाह ना करना, डिसरिगार्ड फॉर समथिंग। ओके, डिसरिगार्ड फॉर फैक्ट्स की फैक्ट्स क्या है मतलब नहीं है, कुछ भी दिखा दो, ठीक? तो न्यूज कास्टर बेडफोर्ड ने डिसरिगार्ड दिखाया फैक्ट्स के लिए, यानी कि वो फैक्ट्स को वैल्यू नहीं कर रहे, फैक्ट्स कुछ है, वो कुछ और दिखा रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे ये पता चलता है कि मॉडर्न जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड जो है घटता जा रहा है, राइट? तो बताइए आप मुझे कि मॉडर्न जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड जो गिर रहा है, घट रहा है, खराब हो रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है? बेडफोर्ड का डिसरिगार्ड फॉर फैक्ट्स। जो बेडफोर्ड जो डिसरिगार्ड दिखा रहा है फैक्ट्स का, कि वो फैक्ट्स का परवाह नहीं करता अपने शो में, कुछ भी बता देता है, फैक्ट्स कुछ होते हैं वो कुछ ऑपोजिट बता देता है, ये ही एग्जाम्पल है ना? Yes, sir. इस बात का एग्जाम्पल है कि स्टैंडर्ड जो है नीचे जा रहे हैं, द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? अब गौर Yes. करिए, आप जब ये सेंटेंस बोलती है नीचे वाला, द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन मॉडर्न जर्नलिज्म एग्जाम्प्लीफाई, तो गौर करिए, एग्जाम्पल जो होगा वो एग्जाम्प्लीफाई करेगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्प्लीफाई का सब्जेक्ट है, जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्प्लीफाई करता है। जैसे मान लो किसी क्लास में एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को बोला, नहीं यार, ठीक है, बाय द वे, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मान लो कि किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर को बोल दिया नहीं यार, या कभी कभी घर में बच्चे बोलते हैं अपनी माँ को नहीं यार या पापा को, तो जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो कहते हैं देखो इससे पता चलता है कि हमारे मोरालिटी कितना नीचे जा रही है, हम अपने टीचर को नहीं यार बोल देते हैं, अपनी मम्मी को नहीं यार बोल देते हैं। कुछ ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इस बात को ये कह के कि देखो हमारा मोरालिटी नीचे जा रहा है, हमारे स्टैंडर्ड्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल बनाना, नहीं यार बोलना एग्जाम्पल बनाना। तो एग्जाम्पलीफाई का सब्जेक्ट यही होगा, नहीं नहीं यार बोलना, अरे यार बोलना सब्जेक्ट है। तो आप यहां समझिए, जब आप कहती हैं द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन मॉडर्न जर्नलिज्म एग्जाम्पलीफाई, तो क्या ये एग्जाम्पलीफाई करता है, या ये बेडफोर्ड का डिसरिगार्ड फॉर फैक्ट्स एग्जाम्पलीफाई करता है? सवाल ये है, कौन एग्जाम्पलीफाई करता है, कौन एग्जाम्पल दे रहा है? एग्जाम्पल दे रहा है सामने से आपको, Bedford. तो अब वो एग्जाम्पल दे रहा है, तो सेंटेंस होना चाहिए था बेडफोर्ड्स डिसरिगार्ड फॉर फैक्ट्स एग्जाम्पलीफाई द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन मॉडर्न जर्नलिज्म। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको समझना होगा सही तरीके से, राइट? तो एग्जाम्पलीफाई का सब्जेक्ट होता है वो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कि बेडफोर्ड डिसरिगार्ड शो कर रहा है फैक्ट्स के लिए अपने शो, अपने न्यूज में, वो कुछ का कुछ दिखा रहा है ना? तो आप इसको पैसिव वॉइस में बोल रही हैं कि the declining standards in modern journalism are exemplified by Newcastle Bedford's disregard for facts। अगर आप एक्टिव वॉइस में बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं, आपको बोलना पड़ेगा Newscaster Bedford's disregard for facts exemplify the declining standards in modern journalism। यानी अगर आप सही तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ जाती हैं तो प्रॉब्लम नहीं है वहां। Yes, प्रॉब्लम now इस it's वजह clear. प्रॉब्लम यहां इस वजह से हुई कि एग्जाम्पलीफाई का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए।
है ना। चलिए, मैं आपको और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के बताऊं, एग्जाम्पलीफाई के सेंटेंस दे देता हूं एक दो, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ओके। अ, जैसे एक यंग लड़के लड़की ने कुछ वीडियो बनाया आपस में, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज करी और व्यूज के लिए, ठीक है। और उसके बाद लोग बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा हो गए, ठीक है। देखा तो जरूर, व्यूज तो मिले उस वीडियो को, लेकिन लोग गुस्सा हो गए कि उन्होंने कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल करा, ठीक है, उस वीडियो में। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर एक्ट उन्होंने जो किया है ना, देयर एक्ट या देयर वीडियो, आप वीडियो बोलना चाहे वीडियो बोल लीजिए, ठीक है, एग्जेम्प्लीफाइज द डिक्लाइनिंग मोरालिटी स्टैंडर्ड्स इन आवर सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि क्या हो गया, लोगों के समझ को, लोगों की मोरालिटी को क्या हो गया, देखिए क्या क्या कर रहे हैं व्यूज पाने के लिए, ठीक है। तो देयर वीडियो एग्जेम्प्लीफाइज, राइट। तो हमेशा समझना कि एग्जेम्प्लीफाई का सब्जेक्ट जो होता है, एग्जेम्प्लीफाई एक वर्ब है, राइट। कोई भी एफ वाई लगा देते हैं, ब्यूटिफाई, एग्जाम्पलीफाई, तो ये वर्ब बन जाते हैं। एग्जाम्पल से एग्जाम्पलीफाई, ब्यूटी से ब्यूटिफाई, ठीक है, क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई, ठीक है। तो एफ वाई लगा के आप वर्ब्स बनाते हो, कई सारे वर्ब्स आप एफ वाई से देखोगे। तो एफ वाई जो वर्ब्स होते हैं उसके सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, ये जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बारे में क्लियर है कि सब्जेक्ट कौन होगा। एक दिन हम लोगों ने बात की थी खुशी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि रीड का यस सब्जेक्ट सर। आदमी होता है और बुक उसका ऑब्जेक्ट होता है, याद है ना। पीपल रीड यस सर। बुक्स। इसीलिए अगर हमको बुक को आगे रखना होगा सब्जेक्ट के तौर पे, उस दिन मैंने बोल दिया था कि हम बात बाद में करेंगे, शायद वो बाद में आज आ चुका है, चलिए कर लेते हैं। अगर बुक को आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको रीड को पैसिव वॉइस में यूज करना पड़ेगा, बुक्स आर रेड, है ना। यस। तो वैसे ही यहां पर लिखा है, द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन मॉडर्न जर्नलिज्म आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय न्यूकास्टर बेडफोर्ड्स डिसरिगार्ड फॉर फैक्ट्स। समझ गई। तो यस सर। मुझे पता नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या होगा, मैं दो कर दूं क्या, इसको छोड़ दूं यहाँ पे, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और एक रिकॉर्डिंग फिर से हो